और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद मैं तीसरी बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? वो कह रहे नहीं, नहीं जा रही, नहीं जा रही है। तीसरी बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को आप सबको संबोधित करने के लिए मैं यहां मौजूद हुआ हूं। बहनों भाइयों, जब जब भी मैं आया हूं आप लोगों ने विजय दिलाई है, और इस बार भी जब मैं आया हूं बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने यहां की टोपी पहनाकर स्वागत किया है, शाल पहनाकर स्वागत किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं यहां पर आया हूं तो अनिल राम जी के लिए आया हूं। मुझसे अधिक परिचित आप लोग अनिल राम जी से हैं। पढ़े लिखे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, और विधायक रहते हुए जिस सहजता और सरलता के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, मैं कई लोगों से इसके पहले भी मैंने बात किया था इनके बारे में, सभी लोगों ने भूरी भूरी इनकी प्रशंसा की है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में आप इन्हें भारी मतों से विजय दिलाकर बिहार की विधानसभा में भेजेंगे। बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ नहीं, बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ, चलो सुन लिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है। देखिए कि यह बात मैं क्यों कह रहा हूं। एक आदमी केवल यहां पर गड़बड़ी करे। नहीं नहीं, बैठा दो उसको, बैठा दो, बैठा दो, चिंता मत करो, बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो, बैठा बैठा, कोई टच ना करे, बैठ जाने दीजिए। अब हो गया, उन्होंने कर लिया अपना। चलिए, विधायक के प्रति उनका आक्रोश था, कर लिया उन्होंने। बैठाइए, 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 कोई बात नहीं होगी। आप बाहर मत करो, उनको बैठा दो, बैठा दो वहीं पर। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अब वो नहीं बोलेंगे, हो गया, अब वो नहीं बोलेंगे। बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाइए। बहनों भाइयों, आप लोगों ने इस बिहार राज्य में आरजेडी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है, और अब आप लोग पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करती हुई सरकार को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी हमारी इस बात से सहमत होंगे। कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम अधिक हुआ, थोड़ा और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार का। मेरे बहनों भाइयों, सामान्यतः किसी नेता के ऊपर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए राजनीतिक जीवन में कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में, भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई।
आरजेडी का शासनकाल भी आप लोगों ने देखा है। आरजेडी का भी शासनकाल मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है। गुंडे बदमाशों का बोलबाला सारे बिहार में था। यहां तक कि लोग कहते थे कि बिहार छोड़कर भाग जाओ, यहां कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बिहार की जो कभी शोहरत हुआ करती थी, समाज जीवन के हर क्षेत्र में जो शोहरत हुआ करती थी, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो आरजेडी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, और किसी दूसरे ने नहीं किया है। आपने देखा होगा एक दो दिन पहले ही एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल की रही, वह तेजस्वी यादव जी की कोई पार्टी की सार्वजनिक सभा थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा दी गई और माइक पकड़ाकर उससे यह बुलवाया जा रहा था उस छोटे से बच्चे से। पहले जब हम लोग अनपढ़ थे तो हम लोगों के हाथों में डंडा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा। यह छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया जा रहा है। बहनों भाइयों, छोटे बच्चे को मैं कोई उसका दोष नहीं देना चाहता हूं। यह है उस राजनीतिक पार्टी का कल्चर, यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति। आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है। जैसा उनका शासनकाल आरजेडी का रहा है, गुंडे बदमाशों का बोलबाला था, हौसले उनके बुलंद थे, सरेआम लोग कट्टे लेकर घूम रहे थे, गुंडा राज था पूरे बिहार में। क्या आरजेडी फिर से वैसे ही हालात इस बिहार में पैदा करना चाहती है? क्या चाहते हैं? बहनों भाइयों, हालात ऐसे थे कि व्यक्ति 5 बजे शाम के बाद सड़क पर चलता था तो उसके मन में दहशत रहती थी, डर रहती थी कि मैं सुरक्षित वापस लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं, यदि आप कहीं जाएंगे, बिहार के बाहर यदि आप जाएंगे तो वहां पर आप यह कहेंगे कि चलिए ना, देख लीजिए हमारे एनडीए का बिहार, हमारा विकसित बिहार। लेकिन यदि वहां पर आरजेडी की यदि सरकार होती तो वो क्या कहते? चलिए ना, देखिए ना हमारा बिहार, ऐ तो कट्टा मार देंगे कपार। एक ऐसा माहौल उनके समय में था। विकास के नाम पर जैसी हालात थी, उस युग को लोग लालटेन युग कहते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में बिजली तेजी के साथ आ रही है। आश्वासन का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, इन लोगों ने बहुत सारे आश्वासन बिहार की जनता को दिए हैं। आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं आज के कई वर्षों पहले ही हमारा यह बिहार विकसित बिहार बन गया होगा और इस बिहार की प्रतिष्ठा पहले ही कहीं और अधिक बढ़ गई होती। लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर से आकर जनता से ये वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हमारे नेतृत्व का जहां तक सवाल है, हमारे नेतृत्व के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार की दाग नहीं है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। यहां तक कि आरोपों के कारण इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है और कब कौन जेल में चला जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या इससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है? क्या इससे बिहार की इज्जत बढ़ी है? हमारे यहां की एनडीए की सरकार ने
बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए क्या क्या किया है, यह मुझे बहुत विस्तार में जाकर बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं मेरे आने के पहले भी लोगों ने विस्तार पूर्वक इसकी आपको जानकारी दी होगी। हमारा चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया। चुनावी घोषणा पत्र भी आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे आपको बतलाया होगा। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, हमारा चुनावी घोषणा पत्र यह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मानकर चलना यह भीष्म प्रतिज्ञा है। बहनों भाइयों, जो कुछ भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा है उसे हम अक्षरशः पूरा करके दिखाएंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां भी जितने लोग बैठे, कोई क्या कह सकता है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई। उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस समय बार बार मोदी जी हमसे कहते थे, कहीं ऐसी कोई चीज न आ जाए जिसको हम न कर पाए, इसलिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि वही चीजें घोषणा पत्र में रखी जानी चाहिए जिसे हम पूरा करें। 2019-2024 में ही मैं ही देख रहा था घोषणा पत्र। बहनों भाइयों, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि राजनाथ जी देख लीजिएगा, ऐसा न हो कि कोई चीज ऐसी आ जाए घोषणा पत्र में कि हम उसे पूरा ही न कर पाए। अरे इस हद तक चिंता करने वाली राजनीतिक पार्टी यदि कोई है, ऐसा कोई गठबंधन है, या तो बीजेपी है या एनडीए है। मेरे बहनों भाई, इस हद तक हम चिंता करते हैं कि हमारे कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में लोगों की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया और विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। इस भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है, बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके गठबंधन एनडीए ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही कहने आया हूं, बहनों भाइयों, कि हम किसी भी सूरत में विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होने देंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। क्या क्या हम करेंगे इसके बारे में आपको, जैसा मैंने कहा, कि आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। इसलिए बहुत ज्यादा इस संबंध में कुछ न कहते हुए एक बात और मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के नेता बराबर अनाप शराब की इधर उधर की बातें बोलकर जनता को गुमराह करने की वह कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि वोट चोरी हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने आप लोग बैठे हैं, क्या आपके वोट की चोरी हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए। लेकिन अनावश्यक, अनर्गल यह आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी। हम लोग मानते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि इस बात की सही जानकारी हो सके कि अनुसूचित वर्ग के कितने हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के कितने हैं, आदिवासी समाज के कितने हैं, अन्य वर्गों के कितने लोग हैं, इसकी जानकारी हो जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल जी तरह तरह की इधर उधर की बातें लोगों से कहते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक बार किसी ने उनसे पूछा कि राहुल जी ये बतलाइए कि आप जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? तो राहुल जी ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन जातियों को, जिन वर्गों को उनका जो हक मिलना चाहिए वह हक मिल जाए। चलिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हक मिलना चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बतलाइए,
आप कांग्रेस के नेता हैं, भारत की संसद में आप नेता विरोधी दल हैं, लेकिन नेता विरोधी दल का जब एक पद खाली हुआ तो वह पद आपने स्वयं ले लिया। न तो किसी अनुसूचित वर्ग को दिया, न किसी पिछड़े वर्ग को दिया, न किसी मुसलमान को दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया। आप इंसाफ की क्या बात करते हैं? आप इंसाफ की बात क्या करते हैं? जहां तक एनडीए का सवाल है बहनों भाइयों, आप देखते हैं हमारा प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आता है, भारत का राष्ट्रपति भी बना है इसके पहले तो अनुसूचित वर्ग से। आज आदिवासी वर्ग की एक हमारी सम्मानित बहन आज राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। समाज के सभी वर्गों की चिंता करने वाली राजनीतिक पार्टी अथवा कोई गठबंधन है भारत की राजनीति में कोई, तो बहनों भाइयों वही एनडीए है। एनडीए के अलावा और कोई दूसरा गठबंधन नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सबका भरपूर समर्थन, जो भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, चाहे वह भाजपा के हो, जेडीयू के हो, चाहे हम के हो, चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा के हो, चाहे चिराग पासवान जी के हो, जहां पर भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी खड़े हैं उनको समर्थन दें। आपका मतदान होना चाहिए। यहां तक कि आपने देखा होगा कि राहुल जी ने अभी 2-4 दिन पहले, यह तौलिया देना छोटी सी, 2-4 दिन पहले ही राहुल जी ने यह भी कह दिया, क्या कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेना में सभी वर्गों के लोग मौजूद हैं, इसमें इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन सेना को भी राजनीति में वो घसीटना चाहते हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं मेरे बहनों भाइयों। हमारी सेना का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है हमारी सेना का सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त हमारी सेना के जवानों का कोई दूसरा धर्म नहीं होता। आपने देखा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर भारत की सीमा में घुसकर चोरी से छिपकर उन्होंने हमारे 25-26 पर्यटकों को मार डाला। कुछ नवविवाहित आए थे, वहां पर जोड़े थे जो कि वहां पर घूमने गए थे, टहलने के लिए गए थे। उनसे धर्म पूछ कर उनको मार डाला। धर्म पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है, यह पूछकर मार डाला। बहनों भाइयों, लेकिन आपने देखा होगा केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। तुरंत हमने सेना के तीनों अध्यक्षों की बैठक बुलाई और पहला सवाल मैंने किया था, पाकिस्तान के खिलाफ हमको ऑपरेशन करना है, आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, क्षण भर की देर नहीं लगाई हमारे सेना के जवानों ने और यह कहा कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने को तैयार हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी से जब हम लोग मिले, उनके साथ बैठक हुई, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने सारी स्थिति को जानने के बाद, वैसे जानकारी उन्होंने सारी हासिल कर ली थी, उन्होंने कहा जाइए, आपको खुली आजादी दी जाती है, खुला हाथ आपको दिया जाता है, जो भी करना हो आप कर डालिए। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे सेना के जवानों का निशाना सटीक, अचूक था। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हम लोगों ने कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं इसलिए सबको मारे हैं, यह हम लोगों ने नहीं किया। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, तो हम लोगों ने उनका कर्म देखकर मारा है। मेरे बहनों भाइयों, यह उनमें और हमारे में सोच अंतर है। कुछ उत्साही नौजवान ये कह रहे थे, अरे साहब, पूरा पाकिस्तान को ही आपको साफ कर देना चाहिए।
बहनों भाइयों, ये हम नहीं कर सकते। हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई किसी जाति, पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, हम ये मानते हैं सभी इंसान हैं। अनावश्यक किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है जिस भारत की धरती से यहां के ऋषियों और मनीषियों ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य हैं। यह संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो वह केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। और बहनों भाइयों, आप तो जानते हैं हमारी घर की माताएं बहनें जब घर में रसोई में आटा गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए, और थाली के बगल से यदि कोई चींटी गुजरती है तो चींटी को पैर से दबाकर या हाथ से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली का कुछ आटा निकालकर उस चींटियों के सामने डाल देती है और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं हमारी ये माताएं बहनें। यह है हमारा भारत। लेकिन हम लोगों ने तो जिन मोही मारा तीन मोही मारे। जिन लोगों ने हमको आतंकवादियों ने मारा था, हमने केवल उन्हीं को मारा। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, भारत का मस्तक जब तक एनडीए की सरकार है झुकने नहीं देगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आप एनडीए के हाथों को मजबूत करिए, एनडीए को ताकतवर बनाइए। यह अपील करने के लिए आया। अनिल राम जी का जहां तक प्रश्न है, एक नेक इंसान है, भले इंसान है, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कोई विधायक, कोई सांसद यह दावा नहीं कर सकता कि हमने सबको संतुष्ट कर दिया। यह जानबूझकर विरोधी दलों के द्वारा साजिश की जाती है। जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा साजिश की जाती है। जानबूझकर साजिश की जाती है कि सभा में यदि कुछ कर दो तो उसके बाद कुछ न कुछ लोग हंगामा कर देंगे, सभा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने अकेला छोड़ दिया और इस सभा को पूरी तरह से आपने होने दिया। मेरे बहनों भाइयों, कौन विधायक, कौन सांसद, कौन सी ऐसी सरकार है जो कह सकती है कि हमने सब कुछ कर डाला, आजादी के 75 वर्षों का समय गुजर गया, क्यों नहीं सभी लोगों ने कर डाला। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं, काम अधिक हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन अनिल राम ने बिहार की विधानसभा में आपका मस्तक नहीं झुकने दिया है। मेरे बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कौन नकारेगा। लोकतंत्र में सभी की बातें सुनी जानी चाहिए, सबको बोलने का हक है। यह हमारे विरोधी पार्टी के लोग कुछ लोगों को भेजकर हमारे अनिल राम जी को बदनाम करना चाहते थे। अखबारों में छपे का अनिल राम का विरोध हुआ। लेकिन बहनों भाइयों, मैं समझता हूं अब और तेजी के साथ आपको लग जाना है। और 40,000 से यदि हमारे अनिल राम जीते थे, इस बार 75,000 से इनको विजय दिलाकर इस विधानसभा से भेजना। और मैं आप इस क्षेत्र की जनता से अपील करके जा रहा हूं, बुजुर्गों से, जो नौजवानों से, माताओं और बहनों से, आपके सामने इस प्रकार की नापाक हरकत इन विरोधी दल के लोगों ने की है। मेरे बहनों भाइयों, केवल वोट बढ़ाकर, अनिल राम को वोट देकर इसका आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं यह अपील करना चाहता हूं। लोकतंत्र में विरोध का जवाब दिया जा सकता है तो वोट के माध्यम से दिया जा सकता है। और मैं यह कहकर जा रहा हूं, यदि आपका रिकॉर्ड 50,000 से ऊपर हुआ
50,000 से अधिक पर अनिल राम को जिता दिया आपने, तो सुन लीजिए, अनिल राम जी हमको बुलाएंगे तो मैं फिर से आपकी धरती पर आऊंगा मेरे बहनों भाइयों, फिर से आऊंगा। और जो फिर से मैं आऊंगा, फूलों की हार पहनकर, शाल पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से सारे भारत को एक संदेश देने में उन्होंने बहुत शानदार एक कामयाबी हासिल की। और इस स्थान से हमारे परम पूज्य आचार्य सुदर्शन जी का भी एक बहुत लगाव, हमारे हृदय में उनके प्रति बेहद सम्मान। मैं श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में भी अपना शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। और बहनों भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अनिल राम जी को पहले से ज्यादा मतों से खड़े हो जाइए, ताकत के साथ खड़े हो जाइए और पूरी ताकत के साथ अनिल राम जी को जिताकर आप विधानसभा में भेजिए। और मुझे तो लगता है जिस तरीके की हरकत करने की लोगों ने कोशिश की है बहनों भाइयों, इस बार ये दूसरी बार जीत कर जाएंगे। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अब आप समझिए, अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जीत कर जाएंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपका बेटा कुछ और भी बनकर आए, आप लोगों के बीच आएगा।